हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी किसका भाग होता है। तो जो ग्रहणी होता है ये छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है मालिश करना, बी ऑप्शन है मक्खन लगाना, सी ऑप्शन है खुशामद करना, डी ऑप्शन है परहेज करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खुशामद करना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 800 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पे हम करते हैं 800 का अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से कितना बार में कटेगा, 400 बार में कटेगा। फिर 2 से ये 400 कितना बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा 100 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 50 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी 2 5 बार आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2। तो यहाँ पे आपको बताना था कि 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 का अधिकतम घात 5 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। तो गुजरात में काली मिट्टी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, तो रेगुन मिट्टी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष में, बी ऑप्शन है समंजन क्षमता में, सी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, डी ऑप्शन है अबिंदुकता में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट दिखाई देती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। ए ऑप्शन है भारतेंदु की, बी ऑप्शन है रसखान की, सी ऑप्शन है घनानंद की, डी ऑप्शन है गुरु नानक की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करें।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था। ए ऑप्शन है M.A. अंसारी, बी ऑप्शन है अजमल खां, सी ऑप्शन है अली बंधुओं ने, डी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ, ये आप हमें जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक कहलाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक कहलाते हैं। ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक कहलाते हैं, तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 21। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, गुणे पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज आप लोग नोटबुक पे लिख के इसे याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है, और कोण यहाँ पे कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम 60 डिग्री रख देंगे, और बट्टा के नीचे 360 है, तो 360 गुणे है तो गुणा, और यहाँ पे देखिए पाई का मान यहाँ पे रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, तो यहाँ पे रख दीजिए 22/7। और त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर है। त्रिज्या का स्क्वायर का मतलब यानी 2 बार आर होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर गुणे यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर है। त्रिज्या का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 2 बार गुणा करता है, तो यहाँ पे लिख दिए 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख दिए 6 सेंटीमीटर 2 बार। अब यहाँ पे कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 के कितना हो गया, 36 हो गया, और 1 6 से 1 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर में बचेगा यहाँ पे देखिए 22 गुणे 6, और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टा के नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। अब गुणा कर लीजिए, ऊपर में 6 दूना 12 के 2 हाथ में लगा 1, और 6 दूना 12 और 1 कितना होगा, यहाँ पे 13 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लिख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13
13 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है तारापुर में, बी ऑप्शन है कलपक्कम में, डी ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन है नरौरा में, डी ऑप्शन है कैगा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो कहाँ है, तो ये तारापुर में स्थित है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1820 में, बी ऑप्शन है 1824 में, सी ऑप्शन है 1816 में, डी ऑप्शन है 1828 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दलपुंज, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है दल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को कहते हैं, तो पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। ए ऑप्शन है मेरे बिन तुम प्रभु, बी ऑप्शन है लौट कर आऊंगा फिर, सी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, डी ऑप्शन है हमारी नींद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है तो कौन है, तो मेरे बिन तुम प्रभु है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे दो वृत्त दिया है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 दिया है, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी यहाँ पे देखिए त्रिज्या दे और बोले कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अनुपात है तो अनुपात 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 4:25 होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। ए ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन को, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन को, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गांधी जी ने, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है मित्रता से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन है तापक, बी ऑप्शन है ईंधन, सी ऑप्शन है इंजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा था। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा था, तो निर्मला ने पूछा था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि साइन पाई/4 माइनस कॉस
π/4 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे निकालना है sin π/4 और माइनस cos π/4 का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो π/4 है, इस π/4 का कितने डिग्री को कहते हैं, π/4 कितने डिग्री को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री और बट्टा क्या है, ये नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब इसे कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 चौका 16 और 2 गया यहाँ पे 20, 4 25 20 यानी 45 डिग्री। π/4 का मतलब क्या हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन और यहाँ पे π/4 है और π/4 को कितने डिग्री कहते हैं, तो 45 डिग्री इसका मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री और माइनस यहाँ पे cos है तो cos, और यहाँ पे देखिए π/4 इसमें भी है तो π/4 को कितने डिग्री कहते हैं, तो ये 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, माइनस cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका भी मान 1/√2 होता है। दोनों क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे घट जाएगा, 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। ए ऑप्शन है मुंगेर में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बांका में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो ये बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है संतति, डी ऑप्शन है तपस्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परम संतोष देने वाली क्या है, तो विद्या है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न की रक्त है। ए ऑप्शन है तरल संयोजी उत्तक, बी ऑप्शन है वास्तविक संयोजी उत्तक, सी ऑप्शन है कंकाल उत्तक, डी ऑप्शन है एडिपोज उत्तक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रक्त है, तो रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है अपना काम निकालना, बी ऑप्शन है उल्लू पालना, सी ऑप्शन है दूसरे का बात मानना, डी ऑप्शन है दूसरे का काम करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपना काम निकालना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अनुपात, बी ऑप्शन है सार्व अंतर, सी ऑप्शन है समानुपात, डी ऑप्शन है गुणांक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्व अंतर कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी पर, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पर, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी पर, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पर होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि आग कहां लगाई गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आग कहां लगाई गई थी। ए ऑप्शन है आलसशाला में, बी ऑप्शन है अश्वशाला में, सी ऑप्शन है गजशाला में, डी ऑप्शन है राजा के घर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग कहां लगाई गई थी, तो आग आलसशाला में लगाई गई थी। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे टार्ट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ये होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो अंगूर और इमली में पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कस्तूरबा, बी ऑप्शन है कमला, सी ऑप्शन है बिमला, डी ऑप्शन है सिमरन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है निकेल, सी ऑप्शन है पीतल, डी ऑप्शन है कोबाल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पीतल यहाँ पे क्या है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है रेशम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गन्ना किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल कैसा होता है, तो उदासीन होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 0 से लेके 7 के बीच में अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। और 7 से लेके 14 के पीएच मान के बीच क्या होता है, ये क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है भूरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ए ऑप्शन है घर के रूप में, बी ऑप्शन है सूखे वृक्ष के रूप में, सी ऑप्शन है चौकीदार के रूप में, डी ऑप्शन है पशु के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीन है, यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन क्या है। ए ऑप्शन है एक हार्मोन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है यहाँ पे एंजाइम, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है, और ये कैसा हार्मोन है, तो ये एक पादप हार्मोन है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है नाइक्रोम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है, ये किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आप यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व कर चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ, और जितना भी आपका इसमें गलत हुआ होगा उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। तो अपना यहाँ पे फटाफट स्कोर बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ। और यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देख लीजिए। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, कितनी थी। ए ऑप्शन है 121, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 120, डी ऑप्शन है 20। तो जो भी ऑप्शन इसमें सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।